नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क पावर और एनर्जी का फॉर्मूला शीट। वर्क पावर एनर्जी, इसमें भी ज़्यादा कुछ फॉर्मूलेज नहीं है। वर्क सिंपल होता है एफ डॉट डी, क्योंकि वर्क इज स्केलर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया सिंपल वर्क का फॉर्मूला। पहली बात तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या तो डी एफ कॉस थीटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट को या तो तोड़ दो फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तोड़ दो, ये हो गया एफ डी। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन के हिसाब से दिया, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो फ्रॉम वन पोजीशन टू टू, मतलब R1 से R2 से इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड इंटीग्रेटिंग करोगे, कोई भी चीज़ इंटीग्रेट हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये है एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व, एक्स आर जो भी ले लो, एफ एक्स कर्व, तो वर्क डन इज द एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व। इंटीग्रेशन जो भी एरिया आता है। तीन टाइप के वर्क हो सकते हैं यहाँ पे, कि तीन टाइप के वर्क क्या क्या हो सकते हैं। एक हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क का तब होगा जब भी थीटा इज एक्यूट, नेगेटिव वर्क व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, एंड जीरो वर्क व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब वर्क डन इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 90। और डाल के देख लो, थीटा 90 डालोगे तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। कोई भी 90 डिग्री पे फोर्स काम ही नहीं कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, आपने एफ इधर डिस्प्लेस किया विद एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो इस फोर्स का वर्क आ सकता है एफ एक्स। इस फोर्स का आएगा क्या, इस फोर्स का आएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। एफ डॉट डी करने जाओगे तो एन डॉट अगर एक्स करो, फिर उन लोग के बीच में कॉस 90 है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। ऐसे एम जी का भी सेम वर्क जीरो। उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ हो रहा है तो उस फोर्स का कुछ हाथ नहीं है उस केस में। ठीक है, ऐसा। तो एक्यूट वर्क कभी आएगा, जब भी दिस इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया। नाउ जीरो वर्क के भी बहुत सारे केसेस है। जीरो वर्क कब हो सकता है, जीरो वर्क तब हो सकता है जब भी एफ अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तीसरी बात थीटा इक्वल टू 90। ये तीनों केसेस हो सकते हैं फॉर जीरो वर्क। खाली ये तो एक छोटा सा केस है उसका। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क कैसे होगा। और अगर फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट, समझो आपने फोर्स इधर लगाया बट यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है और फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा म्यू एन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से कम फोर्स लगाया आपने, तो ये वर्क नहीं करेगा। फोर्स लगा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो दोनों का वर्क क्या हो रहेगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। वैसा तो फोर्स जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, थीटा भी 90 हो सकता है, तो वर्क जीरो वर्क कंडीशन इसे बोलते हैं। तो हमेशा यही देखना है। कभी कभी पूछ लेते सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कितना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कैसे निकलेगा आपको, देखो ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी मूव से मूव कर रहा है, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लो इधर, एफ सेंट्रीपिटल। तो ये मूव तो इधर कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐसा सर्कल मूव करेगा बट डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा। और एफ सेंट्रीपिटल क्या है, उसके 90 डिग्री पे, तो उसका कुछ वर्क डन होगा क्या, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स या कुछ भी नॉर्मल फोर्सेस और मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो रहते हैं। ओके, नाउ वर्क के डायमेंशंस एंड यूनिट सब देख लेते हैं। जूल लिखते हैं, जूल को हम लोग 1 न्यूटन मीटर भी लिख लेंगे, विच इज़ 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक। फिर 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। अर्ग इज द SI यूनिट, छोटा वाला यूनिट है, तो ये आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये आप हर जगह यूज़ करोगे। कूलॉम नहीं, ये तो चार्ज हो जाएगा, सॉरी, जूल, जूल -19 जूल। कूलॉम तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, बट ये जूल है यहाँ पे। ये बहुत है, ये हर जगह काम आता है, ये याद रखना ही पड़ेगा। 1 किलोवाट पर आवर को आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें किलो का मल्टीप्लाई और वॉट का मल्टीप्लाई। वॉट इज जूल पर सेकेंड, तो आवर लेना है, आवर में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 इंटू 10⁻³ करके आपका आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 10⁻³ ये करके आपको आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 3600 इंटू 10⁻³
अभी ऊपर 6 लेना है तो इधर 3.6 करके इसको 6 ले लो यहाँ, ऐसे ही आता है सब कुछ फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक यूनिट्स इसके। बस डायमेंशन अगर आपको पूछ ले तो डायमेंशन आप इसका याद रखोगे तो बहुत सारी चीज़ों का डायमेंशन आपको याद रहेगा। ML/T2 - 2, ML/T -2, ये हो गया उसका डायमेंशन। यही सेम डायमेंशन हम पढ़ेंगे एनर्जी का, भले ये कोई भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी लें तो उसका डायमेंशन वर्क के हिसाब से ही रहेगा। यही डायमेंशन हीट का भी होता है, क्योंकि ये सब एक ही फॉर्म है, कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे के, एनर्जी के एक ही फॉर्म है बट कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनका डायमेंशन सेम रहता है। ये हो गया। नाउ अभी हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। ये तो होगा वर्क के बारे में, वर्क पावर एनर्जी है ना, तो हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी और पावर। वर्क हो गया। एनर्जी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एनर्जी होता है, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है mc², जिसका इस चैप्टर में तो कोई काम नहीं है। एनर्जी का एक यूनिट होता है 1 कैलोरी विच इज इक्वल टू 4.2 जूल या 4.18 जूल, उसका अप्रोक्सीमेशन 4.2 ले लेते हैं हम लोग। ओके, फिर अभी इसके भी दो फॉर्म्स हो सकते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वर्च्यू ऑफ, मतलब ऐसा डेफिनेशन है ना, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट या रेस्ट पोजीशन, ऐसा कुछ तो डेफिनेशंस है, बट नीट के लिए वो सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली पोटेंशियल एनर्जी का ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पोटेंशियल एक स्टेटमेंट लिखा के दे रहा है, वो पूरे फिजिक्स में काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी is only defined for conservative forces, only and only for conservative forces। ये सारे फिजिक्स में एप्लीकेबल होगा। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे। मैग्नेटिज्म, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़ोगे आप वहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटी का ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ग्रेविटी के इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग GPE के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में भी डिफाइंड होगा, क्योंकि ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द कंजर्वेटिव फोर्स F कंजर्वेटिव बाय, ये सॉरी गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, हाँ, F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू -du/dr, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा FdR, मतलब ये F कंजर्वेटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो तो आप कंजर्वेटिव फोर्स ही लिख रहे हो, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स ही हो सकता है इस केस में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये R1 से R2, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ FdR। ओके, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल फंडा है कि हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², बस। दोनों स्केलर है, एनर्जी तो स्केलर ही है ही, वर्क भी स्केलर है, खाली पावर एक फैक्टर आ जाता है इसमें, बस। नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जान है वेट। वेट क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलता है ये, कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, work done by all forces is equal to change in kinetic energy, which is equal to KE final minus KE initial। work done by all forces मतलब इसमें आ जाएगा कोई भी conservative force, work done by non conservative force, work done by friction, work done by normal, work done by etc etc, जितने भी forces आपको दिख रहे हैं इस बॉडी पे, समझो ये बॉडी मूव कर रहा है विथ F इधर, ओके, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, नॉर्मल, और ये तो 90 डिग्री हो गए डिस्प्लेसमेंट से, इधर x डिस्प्लेसमेंट, अगर f इधर है तो x भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, तो नॉर्मल और mg तो 90 डिग्री हो गए, तो उनका तो जीरो ही आ जाना है, वर्क लेंगे तो भी, तो हमें पता है तो नहीं लेंगे हम लोग। तो वर्क डन बाय f प्लस वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू इस बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो अगर आपको दिया ये बॉडी रेस्ट पे तो KE इनिशियल 0 हो जाएगा, तो वैसे उस केसेस में निकाल सकते हैं। ओके, तो वेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट समझो, ऐसा कोई पाथ है, हाँ ऐसा कोई पाथ है, आपको बोला है ये हाइट 10 मीटर है, ये हाइट x मीटर है, ये x ढूंढो। कैसे ढूंढोगे,
आप वर्क एनर्जी लगाओ, इधर का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इधर इधर जो पोटेंशियल और काइनेटिक था, इधर पोटेंशियल काइनेटिक था, वो इक्वल होगा, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं ऐसा। तो वेट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वर्क पावर, और कुछ है नहीं वर्क पावर में पूछने लगेगा, वेट ही है। तो ये याद रखो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई, change in kinetic energy. This is work energy theorem and it is the important concept. Okay. ये हो गया। Now अभी कुछ equilibriums पढ़ लेते हैं based on potential energy ही। 3 equilibrium पाए जाते हैं, stable, neutral और unstable। कोई भी चीज़ stable कब रहती है? जब भी उसकी potential energy minimum होगी, unstable जब भी potential energy maximum होगी, और न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो कुछ ऐसे ग्राफ देखने मिलेंगे आपको, तीनों का ग्राफ मैंने एक ही में बना दिया कि अगर कोई बॉल इधर है, आप इसको इधर लेके जाओ, ये वापस इधर आ जाएगा, इधर लेके जाओ, ये वापस इधर आ जाएगा। तो दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर आप इसको रेफरेंस ले लो, दिस सरफेस को रेफरेंस ले लो आप, ये रेफरेंस हो गया, तो रेफरेंस पे जीरो हो गया, तो आप देखोगे तो ये मिनिमम है। और इस केस में अगर बॉल इधर है, आप इधर थोड़ा धक्का दो, इधर चला जाएगा, इधर थोड़ा धक्का तो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो दिस इज पीई मैक्स। ओके, ये हो गया। न्यूट्रल पे क्या है, जीरो का जीरो, ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। और आप इधर इसको धक्का दो, इधर धक्का दो, तो यू चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि रेफरेंस पे ये जीरो का जीरो ही रहेगा। अगर रेफरेंस इधर माना तो इधर कुछ आ जाएगा वैल्यू वैसा, बट न्यूट्रल में ये होता है। तो कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। और डी यू बाई डी एक्स क्या पढ़ा था हम लोग ने, एफ। तो डी यू बाई डी एक्स यानी कि एफ होना चाहिए जीरो, एफ नेट होना चाहिए जीरो, तभी आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में है। पहला कंडीशन तो ये है। फिर हमें कैसे पता चला कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है? तो जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो आपको मिलेगा फोर्स, जिसको हम लोग इक्वेट कर देंगे जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसको वापस डिफ्रेंशिएट करो, डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया पॉजिटिव तो स्टेबल में है, नेगेटिव डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो भी दिया है, समझो पोटेंशियल एनर्जी दिया है 4t, सॉरी टी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करो डी यू बाई डी एक्स तो आ जाएगा 8x प्लस 15x स्क्वायर। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करो डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 30x, ये हो गया। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, सॉल्व करोगे x की 2 वैल्यू आएगी। अभी ये क्या बताता है कि x की इन वैल्यूज पे ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 x की वैल्यू, जो कि x वैल्यू a और b। तो ये बताता है कि x की वैल्यू इन दोनों जगह पे जीरो है। अभी इन दोनों जगह का अभी हम लोग इसका फिर ये डबल डिफ्रेंशिएशन करके ये निकालेंगे, इन दोनों जगह की वैल्यू को इधर डाल दो, फिर आप देखो कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, x a है, इधर डाल दो a का वैल्यू जो भी आ रहेगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा ऑलमोस्ट, या तो दोनों प्लस आ सकते हैं, अलग केसेस डिपेंड करता है। तो उस केसेस में आप देख सकते हो a की वैल्यू इधर डालो, अगर ये डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आ गया 80 प्लस, समझो x की वैल्यू 1 है तो 80 प्लस 30 38 आ गया, पॉजिटिव है, तो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बी केस में इधर भी फोर्स नेगेटिव हो रहा है, बट इस केस में अगर 8 प्लस 30 इंटू समझो अगर 2 आ रहा है तो माइनस 2 आ रहा है या माइनस 1 आ रहा है, तो हो जाएगा 8 माइनस 30 माइनस 1 दे देते हैं तो हो जाएगा माइनस 22। तो माइनस आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वैसा, ठीक है, ऐसे अप्लाई करना होता है इसको। तो आपको खाली इतना याद रखना है कि पहले आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो जो भी आपको फंक्शन दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, उस एक बार डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको क्या मिलेगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स होता है डी यू बाई डी एक्स।
उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो फोर्स मिला, फोर्स को जीरो कर दो क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फोर्स को जीरो किया तो आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, उन एक्स की वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन वाली जो फंक्शन मिलेगा उसमें डाल के देखो, अगर वो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया एक्स का वैल्यू डालने पर, तो मतलब उस एक्स पर जो एक्स था ए, उस एक्स पर एफ भी जीरो है और एक्स एफ भी जीरो है और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, तो उस केस में हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा हो जाता है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका आ गया जीरो तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, तो डी यू बाई डी एक्स इसके लिए जीरो होगा, डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा, इसके लिए डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सारे केसेस के लिए डी यू बाई डी एक्स जीरो होना ही है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फोर्स तो लगना ही नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम पे फोर्स लग गया तो काहे का इक्विलिब्रियम में होगा ऐसा, और ये हो जाएगा डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये केसेस हो गए सबके, ये होता है इक्विलिब्रियम का मेन केस कंसेप्ट। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि देखो हमें पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ओके, नाउ हमें पता है कि हमें ये पता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर से ही आता है ये घूम फिर के, कि डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई इज इक्वल टू जीरो। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, तो जैसे कि मैंने ऊपर वाले सम में बताया था, आपको ऐसा कुछ दे दिया, इसका हाइट है x, इसका हाइट है 10 मीटर, इधर वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर, इधर वेलोसिटी है कुछ भी 10 सेंटीमीटर, तो आप इसके ऐसा कुछ हाइट वाला प्रॉब्लम देखोगे तो आपको डायरेक्ट केस में आना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इस केस का पोटेंशियल एनर्जी जो कि mg 10 है प्लस इस केस का काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर 5 सेंटीमीटर दिया तो कन्वर्ट करो, फिर इक्वल टू दिस mgx प्लस इसका हाफ m 10 सेंटीमीटर, ऐसा कर करके आपको x का वैल्यू आसानी से निकल आएगा। तो ये होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि आता है काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही डिराइव होता है वो। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, ये बस इतना ही है। स्प्रिंग के बारे में पढ़ो, स्प्रिंग इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, बताना भूल गया था मैं। तो स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, वर्क होता है हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है वर्क, अगर आपने उसको ऑलरेडी एक्स डिस्टेंस पे रखा है वापस उसको x2 पे लेके जा रहे हो तो वर्क डन हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा वर्क। पोटेंशियल एनर्जी कहता है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वही हो जाएगा वर्क डन का नेगेटिव। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हो जाता है एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। कैसे एरिया अंडर एफ एक्स कर्व? क्योंकि ये किससे बना है, वर्क किससे बना है, एफ डी एस डी एक्स से, और एफ पता है हमें क्या है, के एक्स डी एक्स। तो आप अगर इंटीग्रेट करो, के तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको ही मैंने हाफ अलग से लिख दिया, वही बात है। ठीक है, तो इट इज एरिया अंडर एफ एक्स कर्व फॉर द ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ अगर आपको दे दिए इधर एफ इधर एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स है, और आपको कुछ ऐसा दिया है तो वर्क ढूंढना है फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, तो ये एरिया ले लो आप। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ये जो एक्स रहेगा इस डिस्टेंस पे एक्स इंटू हाइट और स्प्रिंग फोर्स जितना लग रहा है उस केस में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्क मिल जाएगा फॉर दिस केस। तो स्प्रिंग फोर्स का एनर्जी देख लिया हम लोगों ने और वर्क देख लिया। अभी नेक्स्ट आता है पावर, बस इतना ही है वर्क एनर्जी में। अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ट्रिकी भी क्वेश्चन होते हैं कभी कभी। ओके, प्रीवियस ईयर्स में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे पावर के सॉल्व करने को। पावर क्या होता है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या तो एनर्जी टेकन रिलीज जो भी पर यूनिट टाइम, ये हो गया पावर। पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके इसका क्या बोलते हैं, आपके इसका पावर कितना है, जो मशीन रहता है पंप रहता है
मोटर रहता है, उसके पावर्स को बात करते हैं ना, पावर क्या बोल रहा है कि वो कितना एनर्जी या कितना काम पर सेकंड कर सकता है, कितना वर्क पर सेकंड कर सकता है, कितना एनर्जी डिलीवर कर सकता है। वर्क और एनर्जी सेम ही है, हमने पढ़ गया है ऊपर, ओके, डिफरेंट फॉर्म से बट सेम है, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इस फॉर्म से जाएं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा एफ डी टी एस डी टी। नाउ ये F कांस्टेंट फोर्स अगर रहेगा तो F बाहर आ जाएगा, डी एस बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, तो ये हो गया फॉर दिस, तो ये हो जाएगा P इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर इज F डॉट वी। अगर समझो वेरिंग मास है, वेरिंग मास वाला कांस्टेंट नहीं, वेरिंग फोर्स है, जो हम लोग ने एनएलएम में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू वी रिलेटिव अपॉन डी एम बाई डी टी। ये भी एक केस होता है जब भी मास वेरी करता है। तो इस केस में अगर आपको पूछ लिया पावर, तो आप फोर्स की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, वी रिलेटिव ने तो वी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इस केस में रिलेटिव का इतना कुछ नहीं आएगा, जो वेलोसिटी दी है वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही रिलेटिव फॉर मेनली फॉर रॉकेट प्रोपल्शन बोलते हैं। उसमें एक स्टेटमेंट हमेशा आता है रॉकेट प्रोपल्शन में कि वी रिलेटिव स्पीड ऑफ इजेक्टिंग गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज 500 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा कुछ दे देंगे, तो उस केस में वी रिलेटिव लिखते हैं। तो वी डी एम बाई डी टी इंटू वी, ये तो फोर्स हो गया, ये वी हो गया, तो पावर क्या आ गया, वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। ऐसे अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं पावर के, ओके। फिर ये हो गया आपका पावर का, ये हो गया इसका यूनिट डायमेंशन देख लो, पावर m1 l2 t माइनस क्यूब। इधर और एक t आ जाएगा क्योंकि आपने वर्क को t से डिवाइड कर दिया, तो और एक t ऊपर चला जाएगा, तो -3 हो जाएगा। वर्क का क्या था, m1 l2 t माइनस 2 था, तो इसमें और एक t ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो t -3 हो जाएगा। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे। नाउ इसका हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या तो इसको वॉट बोलेंगे, जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोल देते हैं। फिर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ये बहुत प्रैक्टिकल यूनिट है कि हॉर्स, गाड़ी का हॉर्स पावर लेते हैं, ना कि हम लोग वॉट लेते हैं। तो 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746, ये कन्वर्जन में आ जाता है कभी कभी। तो ये हो गया। नाउ इसी फॉर्मूले को, जो P इज इक्वल टू डेल्टा W बाई टी है, तो हम लोग वो DW को इधर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी लिख सकते हैं। जिधर भी इंटीग्रेशन आया तो ये हो गया एरिया अंडर पी टी कर्व, पी और टी कर्व, एरिया अंडर पी टी कर्व, ओके। तो समझो पावर और टाइम का ग्राफ दिया है आपको, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब एरिया निकालने देगा तो अच्छा है, खासा एरिया देगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा समझो ये है। तो इस केस में वर्क डन, तो इसका एरिया अंडर हो जाएगा। और समझो ऐसा कुछ दिया है, वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है, इसका पावर निकालने बोला है, तो वो हो जाएगा उसका स्लोप, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो पावर एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नहीं, वर्क इन सेकेंड माइनस वर्क इन फर्स्ट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ओके। ये आ जाएगा पावर, तो उसका यही आ जाएगा स्लोप, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन किसी चीज़ का भी स्लोप देता है, इंटीग्रेशन किसी चीज़ का भी एरिया अंडर कर्व देता है। तो ये हो गया। और एक छोटा सा आप लिख सकते हो कि एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन इनपुट, एनर्जी इनपुट। एफिशिएंसी हमेशा यही कैलकुलेट करते हैं कि कितना काम हुआ और कितना टाइम या एनर्जी लगा। अगर आपको अपना एफिशिएंसी निकालना है तो आप निकाल सकते हो कि मैंने कितना काम किया, मतलब कितना पढ़ा आज, वर्क डन, और कितना इनपुट लगा, मुझको 12 घंटे लगे, तो हर एक टास्क को करने में 1 आवर लगा, तो एफिशिएंसी इतनी हो गई, 1 आवर एफिशिएंसी हो गई। आपको अगर 12 टास्क कर दिया आपने इसके आज के दिन में और 12 घंटे लग गए आपको, वैसा एनर्जी इनपुट आपका 12 आवर्स का था। ये तो आपका नॉर्मल एफिशिएंसी, बट फॉर दिस केसेस अगर आपको ऐसा बोल दिया कि अ मोटर विथ पावर ऑफ 500 वॉट विथ 50% एफिशिएंसी, तो इसका मतलब क्या है कि 50% तो इसका एफिशिएंसी हो गया, 50/100% एफिशिएंसी हो गया, तो वर्क डन अपॉन एनर्जी इनपुट कितना है इसका 500, तो
एक्चुअल इसका पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 50% एफिशिएंट मतलब 500 उसका एक्चुअल है, बट 500 में से 50 ही काम करने लायक है, तो वर्क डन कितना आ जाता है 50%। अगर आप इससे कैंसिल करोगे, ये कैंसिल करो तो 250, वर्क डन इज 50% ऑफ दिस विच इज 250, मतलब इसका आधा पावर ही वर्क करने में यूज हो रहा है और आधा पावर हीट या कोई भी लॉसेस में निकल सकता है। अगर एफिशिएंसी दिया है तो आपको उसका ये याद रखने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ लॉस्ट हो रहा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एफिशिएंसी दिया है तो आपको इतना निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना अगर आप बोलोगे पावर इज नॉर्मली आप बोलोगे 500 वॉट, तो अगर कुछ नहीं दिया है मतलब 100% एफिशिएंट, तो ये वर्क कितना कर सकता है, ये मोटर ये कर सकता है 500 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 500 जूल कर सकता है। अगर आपको देखिए 50% एफिशिएंसी, तो आपको वर्क करना पड़ेगा जो कि आएगा 250 जूल पर सेकंड, तो ये 250 जूल पर सेकंड इतना काम कर सकता है 50% एफिशिएंट, अगर 60 70 कुछ भी दे सकता है इस तरीके से। तो ये था आपका वर्क पावर का